नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हम बात करेंगे कि क्या हमारा न्याय तंत्र पूरी तरह से निरंकुश हो गया है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं आज राजेश कुमार सिंह जी। स्वागत है आपका राजेश जी। नमस्कार। आप देख रहे हैं कि इस समय संविधान पीठ 5 जजों की बैठी हुई है और वह सेम सेक्स मैरिज की बात कर रहे हैं। उस पर वो बैठे हुए हैं दलीलें सुनने के लिए। लेकिन एक जो 2-3 बातें अभी देखने में आई न्याय प्रक्रिया जो है हमारी, उसके बारे में। एक तो माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह कहा कि जो संविधान की कोई भी जो मूल व्याख्या है वो उससे बंधे हुए नहीं है, और इसी तरह से वो किसी भी कानून के मूल आइटरेशन से या उसकी मूल व्याख्या से भी बंधे हुए नहीं हैं। तो अब इसका क्या अर्थ है? हमने ये भी देखा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश निकाला जिसमें उन्होंने योगी सरकार को आदेश दिया कि आप एक कतिपय नियम को बदलें। ये आदेश दिया, नियम को बदलने का आदेश दिया, जबकि वो पूरी तरह से विधायिका का, कार्यपालिका का अधिकार है। और जब उसको नहीं बदला, एफिडेविट दिया कि ये नहीं बदला जा सकता, तो उन्होंने 2 आईएएस अफसरों को जेल भेज दिया। अगले दिन उस पर उच्चतम न्यायालय ने हस्तक्षेप करके और उस आदेश को स्थगित किया। तो क्या हम जुडिशियल डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? देखिए संजय जी, ये जो परिस्थितियां इस समय बन रही हैं उसमें ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि न्यायपालिका में जो कुछ तत्व हैं, कुछ न्यायाधीश हैं, वो ये मान के चल रहे हैं, और उसके लिए मैं उनको पूरी तरह से दोष नहीं दूंगा। ये दोष बहुत हद तक हमारी मोदी जी की सरकार का भी है कि इन लोगों ने न्यायपालिका के का जो मनमाना कार्य था, जिस प्रकार के मनमाने निर्णय लिए गए, उसको इन लोगों ने रोका नहीं। उसके ऊपर इन्होंने शुरू में ही, प्रारंभिक अवस्था में ही उसके ऊपर इन्होंने पूर्ण विराम लगाने का प्रयास नहीं किया। तो उसके वजह से जो परिस्थितियां जो है वो धीरे धीरे लगातार बिगड़ती चली गई, और अब ये हालत हो गई है कि न्यायपालिका सही माने में, अगर उनके निर्णयों को देखें और उनके जो कार्यकलाप को देखें, तो सामान्य जन की ऐसी धारणा बन रही है कि न्यायपालिका ये मान के चल रही है कि उसके अधिकार जो है वो एब्सोल्यूट है, उन अधिकारों पे कहीं कोई अंकुश नहीं है, वो ये मान के चल रही है, और इसीलिए उसको निरंकुश कहना जो है ये बहुत ही एक सही वक्तव्य होगा। तो न्यायपालिका की निरंकुशता का उदाहरण जो है उच्च न्यायपालिका में ही नहीं, निचले स्तर की भी न्यायपालिकाओं में मैं देख रहा हूं कि ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि न्यायाधीश अपने आप को सर्वोपरि मानते हुए, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जिस प्रकार के उनके वक्तव्य हैं, जिस प्रकार की उनकी ओपिनियंस जो वो कहते हैं, जो अपना दृष्टिकोण बड़ा खुलेआम अदालत के अंदर जो अभिव्यक्त करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि निरंकुशता तो इनके अंदर आ गई है। और ये हम सब लोगों को एक बड़े पशुपेश की स्थिति में डालता है, क्योंकि अंततोगत्वा ये एक संघर्ष की स्थिति अपने आप बना रहे हैं। और अगर वो संघर्ष होता है कहीं जो हमारे जो संविधान का को लेके, अगर अलग अलग संवैधानिक संस्थाओं के बीच में एक संघर्ष की शुरुआत होती है, तो उसके लिए पूरी तरह से उसका 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 उत्तरदायित्व तो न्यायपालिका और इस प्रकार के जजों के ऊपर ही आएगा। जी, और भी हमने कई बातें देखी जिस प्रकार से एक जो बहुत ही हंसी की बात आई थी, वो ये कहा था कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट मैन और वुमन, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन और वुमन। तो अब क्या हम ये माने कि
न्यायपालिका के कुछ न्यायाधीश महोदय जो हैं, वो अब इस देश पर अपनी मान्यताएँ थोपने का मन बना चुके हैं। अब यह समाज जो है अपने सामाजिक मूल्यों से नहीं चलेगा, अपितु न्यायाधीशों के थोपे हुए मूल्यों से चलेगा। नहीं, यही नजर आ रहा है। देखिए, और जो न्यायाधीश के मूल्य हो अगर हो तो वो भी मान लें हम, वो न्यायाधीश के मूल्य तो है नहीं, वो तो कहीं किसी जगह से उठाए हुए मूल्य हैं जो जिनको ले आके यहाँ थोपा जा रहा है। तो कहीं अमेरिकन मूल्य जो इस समय प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं वहां की डेमोक्रेट पार्टी द्वारा, वहां अमेरिका के अंदर जो वहां का जो लेफ्ट लिबरल समुदाय है जिस प्रकार के मूल्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, उन मूल्यों को यहाँ हमारे देश के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। और उनके जो प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे जो न्यायाधीश हैं और जो न्यायपालिका है, उनके जो कुछ न्यायाधीश हैं उनके जो प्रेरणा स्रोत है वो वही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा नहीं है कि ये अपने आप को ढका छुपा कुछ कर रहे हैं। मैं कुछ समय पहले जो है अपने मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी का जो वार्तालाप हुआ इंडिया टुडे का जो कॉन्क्लेव होता है उसके अंदर, उस वार्तालाप को सुन रहा था। उस पूरे वाला वार्तालाप में कहीं किसी जगह पर भी संविधान शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन बार बार ये वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें तो मार्जिनलाइज लोगों को न्याय दिलाना है, हमें तो जिस समाज की क्या संरचना होनी चाहिए उसके बारे में हमें सोचना है, हमारा आगे भविष्य का समाज कैसा होने वाला है इसके बारे में हमें सोचना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके हमारे मुख्य न्यायाधीश बैठ गए हैं और बार बार अलग अलग मंचों से उस जिम्मेदारी को बता रहे हैं कि ये हमारा उत्तरदायित्व है। उनका उत्तरदायित्व ये नहीं है कि संविधान की व्याख्या करें और संविधान के अनुसार जो है आपने निर्णय लें। उनका उत्तरदायित्व कहीं बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बृहत हो गया है। उन्होंने अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है और उस जिम्मेदारी का बोझ जो है इनके ऊपर है और इसको ये मानते हैं। अगर आप जरा ध्यान से सुने जो कुछ भी उसमें वो बोल रहे हैं चंद्रचूड़ जी, उसको अगर ध्यान से सुना जाए तो आप समझेंगे कि वो बहुत बड़ा बोझ लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं वो इस चीज को कि साहब हमारे कॉन्शियंस के ऊपर बोझ है, तो जो भी समाज की सारी समस्याओं के समाधान का सारा बोझ उनके ऊपर है। तो उसमें जो आपका एग्जीक्यूटिव है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपका जो लोकसभा है, जो आपकी जो कार्यपालिका का कोई उसमें महत्व नहीं रह जाता है, आपकी विधायिका का कोई उसके अंदर महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि सब कुछ तो जिम्मेदारी चंद्रचूड़ जी ने अपने सर पे ले ली है और वो जिम्मेदारियां वो लिस्ट आउट करते हैं उस व्याख्यान में। और केवल एक बार डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं उसके अंदर और थोड़ा सा उसमें संविधान शब्द आ जाता है उसके अंदर उस पूरी चर्चा के दौरान, जबकि उन्हें अपने आप को डिफेंड करना होता है, जुडिशरी को डिफेंड करना होता है और ये कहना होता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वही वो ले रहे हैं। बाकी तो वो अपनी कोई चीज लेके चल रहे हैं। उनके मन के अंदर जो है उनका एक एजेंडा है जिसको लेके चल रहे हैं और ऐसा स्पष्ट नजर आता है कि उनका एजेंडा कौन निर्धारित कर रहा है। इनके भाषणों में भी वो स्पष्ट हो गया है कि इनका एजेंडा निर्धारित कर रहे हैं वो येंगडे साहब जो है, सूरज येंगडे इनका अपना एजेंडा निर्धारित कर रहे हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल वो भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे साथ इंटेलेक्चुअल प्रेशर है हमारे ऊपर। वो जो इंटेलेक्चुअल प्रेशर जो है वो सूरज येंगडे का बनाया हुआ इंटेलेक्चुअल प्रेशर जो है बड़ा काम कर रहा है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्या अध्ययन करते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो कहते हैं नहीं साहब क्या आप ट्विटर वगैरह पे हैं, आप कुछ सोशल बाकी क्या आपका कार्यकलाप रहता है, तो वो कहते हैं कि मैं कुछ किताबें पढ़ता हूं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया अपने पहले के भाषणों में कि वो किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं, किस प्रकार की विचारधारा जो है उनको संचालित कर रही है, चाहे वो इक्वालिटी लैब की विचारधारा हो, और वो कुछ स्पष्ट हो गया है और सब कुछ उसके बारे में कहा जा चुका है। और उसको राजीव मल्होत्रा जी ने बड़े सुंदर तरीके से उसको कहा कि सब कुछ कहीं से डाउनलोड किया जा रहा है और उसको जो है हमारे सर के ऊपर अपलोड कर दिया जा रहा है। तो जो वोकनेस हम लोग जो कहते हैं कि जुडिशरी की जो वोकनेस, जो सारी वोकनेस यहाँ से उठा के वहां से उठा के, अभी तक हम लोग सोचते थे कि बॉलीवुड वाले जो है कॉपी कैट में उस्ताद है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि न्यायपालिका में भी नकलचियों का स्थान हो गया है। और बताइए आप जो है
जब अपने आप को डिफेंड करना होता है, अपने अधिकारों की बात करनी होती है, न्यायपालिका की अपनी स्थिति को मजबूत करना होता है, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करते हैं और कोर्ट में दूसरी तरफ आप ये वक्तव्य देते हैं कि कोई अर्थ ही नहीं है, संविधान सभा में जो चर्चा हुई उसका कोई अर्थ नहीं है, जो मूल भावना संविधान की है उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब वहां होता है कि साहब जब केसेस आपके सामने आते हैं तो आप कहते हैं कि साहब ये तो संविधान की मूल भावना के विरोध में है, इसलिए हम इसके ऊपर जो है हम इसको नहीं सुनेंगे, हम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। तो यहाँ दुनिया भर का विरोधाभास और जिसको मैं कहूंगा कि चर्लिशनेस जो है जुडिशरी के अंदर आ गई है, एक बचकानापन आ गया है। जैसे कि ये इन्होंने प्रसारित करना शुरू किया, उन्होंने कहा है कि साहब ये तो बहुत बढ़िया बात है कि हम प्रसारित कर रहे हैं, सब लोग जानेंगे कि न्याय की प्रक्रिया कैसे काम करती है इस देश के अंदर। और चूंकि अभी तक नहीं जानते थे इसीलिए वो लोग न्याय की प्रक्रिया के बारे में लोग प्रश्न उठाते रहते हैं, लेकिन अब ये लोग देखेंगे हमारी न्यायिक प्रक्रिया को, ये समाज देखेगा, समझेगा, जानेगा, तो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो जाएगा, वो जान जाएगा कि हम कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, हम कितना परिश्रम कर रहे हैं, हम सातों दिन काम करते हैं, हम इसी प्रक्रिया के थ्रू हम सारी दुनिया को बता देंगे। लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर जितने विरोधाभास आ रहे हैं, और जब मैं सुनता हूं उसको, मैं बता रहा हूं आपसे, मैंने उसके ऊपर एक टिप्पणी भी की थी कि जब मैं सुनता हूं इन लोगों की विचार, जो चर्चा सुनता हूं, वो सारे वीडियो देखता हूं मैं जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मुझे शर्म आती है अपनी जुडिशरी कि कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ा भी बौद्धिक दृष्टि से विकसित होगा तो इस प्रकार का वार्तालाप जो हो रहा है वहां कोर्ट के अंदर, जो वकील बोल रहे हैं, जो जज बोल रहे हैं, जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं, लगता है कि कहां हम लोग, ये बच्चों की क्लास चल रही है क्या कोई? ये जो बचकानापन जो आ रहा है कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? जब सूरज येंगडे आपके सबसे बड़े जो है बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो सबसे बड़े आपके इंटेलेक्चुअल इंस्पिरेशन है, तो यही होगा ना, यही परिस्थिति का निर्माण होगा। जब आपका कोई जो भारतीय पद्धतियां हैं उससे आपका कोई सरोकार नहीं है, आप जो कुछ भी कोट करते हैं, जिस चीज को भी उद्धृत करते हैं उसको विदेशों से लिया हुआ है, तब तो यही होना है ना। तो ये बहुत बहुत गंभीर परिस्थिति ये बन रही है। और अंततोगत्वा जो है वो जब जुडिशरी ये जिम्मेदारी अपने सर पर ले ले कि समाज के अंदर परिवर्तन उसको ले आना है, तो इससे बड़ी विचित्र परिस्थिति क्या हो सकती है? न्यायपालिका का काम समाज के अंदर परिवर्तन लाना है, तो बाकी की सामाजिक संस्थाएं क्या करेंगी? विधायिका क्या करेगी? ये एमपी और एमएलए जिनको कहा जा रहा है आजकल, राइटर्स के लोग भी उनको, कोई अगर एमपी है तो कहते हैं कि ये तो कानून बनाने वाले लोग हैं। तो जब ये कहा जा रहा है तो ये लोग किस बात के लिए हैं? आप तो गए नहीं कहीं, आप समाज के धरातल तक पहुंचे नहीं। मैं पढ़ा करता था इनका, एक फ्रांज काफ्का हुए हैं जर्मन लेखक, उनका एक होता था, उसमें एक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ अ डॉग करके उनकी एक कहानी थी, और उसको मैंने रूपांतरित किया था, हमने उसका नाटक भी किया था यहाँ मुंबई के अंदर। तो उसमें एक हवरिंग डॉग्स की कल्पना है, जिसको मैंने हिंदी में रूपांतरित किया कि मंडराते कुत्ते हैं ये, जो हमेशा मंडराते रहते हैं, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है, बड़े शानो शौकत से वो रहते हैं। और जो जमीन पे हम लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो जमीन धरातल से जुड़े हुए हैं, वो जो उनको देखते हैं अजीबोगरीब तरीके से कि देखो ये कितने महान लोग हैं। तो जो एक चाय बेच के या फिर आगे बढ़ा हुआ हमारा देश का प्रधानमंत्री, वो भी देख रहा होगा कि देखो कितनी ऊंचाई पे ये बैठे हुए हैं सब। वो देखता हूं जो डिजाइन वहां सुप्रीम कोर्ट की ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इनके सिंहासन है, उनके ऊपर सारे जज बैठे हुए हैं और हमारे जीवन के फैसले कर रहे हैं। ये देखते हैं तो दंग रह जाता हूं मैं। तो ये एक हवरिंग डॉग्स की जो कल्पना थी फ्रांज काफ्का की, वो अचानक मेरे सामने जो है बिल्कुल स्पष्ट नजर आने लगती है। पार्लियामेंट के अंदर होने वाली चर्चा को मैं बहुत ज्यादा वयस्क चर्चा मान के चलता हूं। मैं तो कहता हूं कि हमारी लोकसभा के अंदर कई प्रकार जो बहस होती रही है, पहले भी जो होती रही है, जब हमारे देश की पार्लियामेंट्री पद्धति हमारी शुरू हुई तो उसमें जो बहस होती थी उसके अंदर सुनने में बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता था संजय जी। और जो व्यक्ति धरातल से उठे हुए कुछ नेता थे, वो भी जब बोलते थे तो उनकी बात में सब्सटेंस रहता था, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए थे, फिर भी थे, वहीं से उपजे थे, वहीं से आए थे आगे। लेकिन ये जो एक नया समाज जो है न्यायपालिका के अंदर मुझे दिखाई पड़ रहा है, लग रहा है कि कहीं किसी दूसरी दुनिया के हैं,
आज कह रहे हैं कि वो समाज बदलने के लिए वहां न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, वो संविधान की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और मैंने देखा कि किस प्रकार से ये पूरी तरह से तैयार है, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हर जगह हम आर्गुमेंट देंगे, काउंटर आर्गुमेंट देंगे। उस चर्चा में जो इंडिया टुडे वाले जो कॉन्क्लेव है उसकी चर्चा में जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि नहीं साहब, आई डोंट वांट टू जॉइन इश्यूज विद द लॉ मिनिस्टर। वो इशू नहीं ज्वाइन करना चाहते, लेकिन फिर भी अपना आर्गुमेंट तैयार करके आए हैं वहां पे कि कैसे जवाब दे रहे हैं। वो अपने आर्गुमेंट का वहां जवाब देते हैं और कहते हैं कितनी शान से कि देखिए हमने एक फैसला कर दिया ना इसी को लेके। उस फैसले में उनको ये नहीं दिखाई पड़ता कि न्यायपालिका और विधायिका में और कार्यपालिका में संघर्ष की स्थिति उस फैसले ने बनाई है। उनको दिखाई नहीं पड़ता। न जाने किस प्रकार का चश्मा, अमेरिकन चश्मा कि किसका चश्मा या सोरोस का चश्मा। हम लोगों को तो दुनिया भर का अंदेशा होता है कि क्यों, कहां से इनकी प्रेरणा कहां से मिल रही है, तो उसमें हमें दुनिया भर का अंदेशा होता है। तो ये चश्मा, कौन सा चश्मा चढ़ा के ये देख रहे हैं ये, और जमीन से तो ये बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं। बात दुनिया भर की करते हैं कि मार्जिनाइज सेक्शन को ये करना है, और जब घूम फिर के मार्जिनाइज सेक्शन में दो सेक्शन उनके सामने सबसे आगे आगे खड़े हो जाते हैं, LGBTQ, जिसके अंदर ट्रांस भी उसमें हुए हैं। तो जो अमेरिकन सिस्टम है वो करना चाहते हैं पूरा। देखिए आर्गुमेंट, हम लोग हंसते थे जब वहां सेनेट में, जब वो सेनेट की जो कमिटी है वहां, उसने जब चर्चा करनी शुरू की और इन सबों को बुला के पूछना शुरू किया, जब एक जज का उसमें फैसला होने वाला था, सुप्रीम कोर्ट के जज का को चुनने वाले थे, तो उसमें जब पूछा गया कि साहब व्हाट इज योर डिफाइन वुमन, और वो महिला जज थी जो फाइनली चुन ली गई, वो डिफाइन नहीं कर पाई। ठीक यही स्थिति बना दिया इन्होंने यहां। और ये प्रश्न पूछते समय, उस चीजों को ऊपर उठाते हुए उनकी समझ में नहीं आया कि हम लोग देख रहे हैं सारी दुनिया को, हम भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर, तो हमें साफ लग रहा है ले रहे हैं। जो राजीव मल्होत्रा कहते हैं कि हार्वर्ड से कोई चीज है और ये एक फाइल हो गए हैं, एक डाउनलोड फाइल हो गए हैं, उसमें जो डाउनलोड हो रहा है वो इसको ले आके उगल दे रहे हैं हमारे सामने। तो हम हार्वर्ड से संचालित होंगे, हम अमेरिकन जीवन पद्धति से संचालित होंगे? हमारी जीवन पद्धति कोई नहीं है क्या? हमारे धर्म नहीं है क्या? हमारे रिवाज नहीं है क्या? हमारी पूरी धार्मिक परंपरा, हमारी सामाजिक परंपरा नहीं है क्या? विवाह की जो हमारी सामाजिक परंपरा है, हमारा जो इतिहास जो हमें बताता है कि विवाह किन कारणों से होता है, क्यों होता है, वो सब कुछ भी तो है। इसकी कोई जानकारी है क्या इनको? उन सारे जजों ने, एक जज ने भी उस मुद्दे को उठाया क्या? उसको लेके कोई प्रश्न पूछा क्या? वहां तो कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं था। उसका मतलब यह है कि आप अपनी जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, आप कहीं अमेरिकी जमीन पे फले फूले हैं और अंग्रेजी सुंदर बोलना सीख गए हैं, तो आप सबको ब्राउबीट कर सकते हैं। तो ये स्थिति है आज की न्यायपालिका की कि वो सारे देश को, सारे समाज को, और विशेष रूप से हिंदू समाज को ब्राउबीट कर रही है। और ये स्वीकार नहीं करेगा समाज, कहीं ना कहीं उसका प्रतिकार होगा और परिणाम आएगा। ये लोग समझ नहीं रहे हैं जिन प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण ये लोग कर रहे हैं। ये परिस्थितियां जो है अंततोगत्वा इसके परिणाम जो है बड़े बुरे होंगे, और ये संभले लोग। अगर मोदी जी नहीं अपनी बात को रख सकते हैं तो कहीं ना कहीं जनता से, ये ट्विटर पे न रहे लेकिन बाकी जनता के बीच में भी जाने का प्रयास करें और जाने की क्या हो रहा है और किस प्रकार का आउटरेज है लोगों के अंदर। जिस प्रकार की विचार और जिस प्रकार की चर्चा और जो जोशो खरोश दिखाया जा रहा है ऐसे निर्णयों को करने के लिए, ऐसे विषयों को सुनने के लिए, स्पष्ट नजर आ रहा है कि आपकी मंशा क्या है। और वो जो मंशा एक बार स्पष्ट हो जाएगी और आपने कुछ सीमा पार कर दी तो जो इस्लामिस्ट को भी जो है ये समझते हैं कि उनके साथी हैं, वो सभी उबल के खड़े हो जाएंगे। जोसेफ साहब जो हैं, जो बड़ी चिंता करते हैं कि चर्च में और पादरियों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, वही पादरी और चर्च जो है इनके ऊपर भी आक्रमण करने के लिए आएंगे। तब तो इनकी कहानी बहुत दूर, हिंदुओं के कहने भले जू रहेंगे। तो ये समझ लें इसको, और मेरे ख्याल से इसमें इंटरवीन करना चाहिए सरकार को, और पार्लियामेंट को विशेष रूप से, विधायिका को इंटरवीन करना चाहिए। विधायिका के टर्फ के ऊपर सीधा हमला है। जो काम विधायिका को करना है वो काम जो है अगर जुडिशरी करने लगे, न्यायपालिका करने लगे, तब तो हो जाएगा बंटाधार। सारी सीमा लांग के ये सब काम किए जा रहे हैं। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं विधायिका को अपने आप को एसर्ट करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि स्वीकार नहीं करेंगे हमला। आप भी संभलिए, हम लोग तो संभले हुए हैं ही, हम तो अपने आप को बहुत ज्यादा कंस्ट्रेन करके चल रहे हैं, रोक के चल रहे हैं, लेकिन आप भी अपने आप को रोकिए, नहीं तो ये संघर्ष की स्थिति पैदा करने पे उतारू है और खुल के उतारू है।
आप सारे इनके जो मैं भाषण सुन रहा हूं, हर जगह वही चर्चा, वही बात, और बार बार जो है ये रिपीट करना कि समाज क्या, आने वाला समाज कैसा होगा उसका निर्णय हमें करना है, ये हमारी कल्पना है, उसको मैं अनविजन कर रहा हूं, ऐसे भाषण दे रहे हैं ये। आने वाले समाज को ये अनविजन कर रहे हैं। ये कौन होते हैं अनविजन करने वाले इस समाज को? इनका काम है संविधान देखना, समाज कैसा होगा ये समाज निर्धारित करता है, सामाजिक संस्थाएं निर्धारित करती हैं, लोग निर्धारित करते हैं, जनता निर्धारित करती है, अदालतें नहीं निर्धारित करती कि समाज कैसे चलेगा। ये तयशुदा बात है। देखिए, ये तो एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से जॉर्ज ऑरवेल ने अपने 1984 में लिखा था, वो उसी प्रकार का कुछ जो है वो ऊपर से थोप कर और अपनी कल्पना का वो समाज बनाना चाहते हैं, जो वो हार्वर्ड से सीख के आए हैं, जो लेफ्टिस्ट ने उनके दिमाग में भर दिया है, जो आप कह रहे हैं डाउनलोडेड फाइल, और उसको पूरी बेशर्मी से लगे हुए हैं। लेकिन विधायिका भी जो है वो कब तक, किस सीमा तक इसको स्वीकार करती रहेगी, क्योंकि ये आज से प्रक्रिया आरंभ नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने अपनी निरंकुशता तब से आरंभ की थी जब से उसने नए नए अनूठे प्रयोग करने आरंभ किए, जैसे पीआईएल के समय पर किया, या जैसे कि उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट के लिए एक नया सिस्टम बनाने के लिए किया। सबका सब संविधान से इतर है। बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने मैं कहूँगा कि आर्टिकल 21 को लगातार बढ़ाने में किया, कुछ भी है उठा के कर दिया, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। ये कह दिया कि साहब संविधान तो एक इवॉल्विंग एक डॉक्यूमेंट है। तो भाई इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है तो तुम तय करोगे क्या कि इवोल्यूशन कहाँ हुआ, क्या हुआ? फिर जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, फिर उसका क्या होगा? ये तो पूरी तरह से एक, जिसको कहे कि दादागिरी हो गई। तो संविधान की जो दूसरी संस्थाएं हैं, जो पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कई बार इस बात को कहा है, लेकिन सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। एक तो निर्णय कभी न कभी इनको लेना पड़ेगा कि बस ये आपने सीमा मर्यादा लांघ दी है, अब आपकी बात नहीं मानी जाएगी। ये कभी न कभी तो कहना पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ, योगी जी ने एफिडेविट में ये कहा कि आपकी बात नहीं मान सकते इलाहाबाद हाई कोर्ट को। तो उन्होंने, जो वहाँ पर 2 बेचारे आईएएस अधिकारी खड़े थे, उनको ही कस्टडी में ले लिया। नहीं, उसमें नहीं असर्ट करेंगे तो समस्या होगी और बहुत बड़ा उबाल आ जाएगा समाज के अंदर। तो मैं प्रदीप सिंह जी का वो कार्यक्रम देख रहा था, उसमें उन्होंने जो सजेस्ट किया कि अगर जो आवश्यकता पड़े तो इन लोगों को विशेष सेशन बुलाना चाहिए और सेंसर करना चाहिए। इस प्रकार का जो न्यायपालिका का जो व्यवहार है उसको सेंसर करने की आवश्यकता है। विधायिका जो है बोले, इसके ऊपर चर्चा करे और कहे कि हमें स्वीकार नहीं है, और उसके कई और भी रास्ते हैं। जैसे कि आपने एक सजेस्ट किया था जब इन लोगों ने ईसी को लेके जो निर्णय जो है जोसेफ वाली जो बेंच जो है उसमें आया था, उसमें आपने सजेस्ट किया था कि साहब आप ले आइए ऑर्डिनेंस। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि लॉ मिनिस्ट्री जो है ये चीजें सोच रही है क्या कि अगर मान लीजिए आपने वहां एक उन्होंने निर्णय ले लिया तो अपना एक ऑर्डिनेंस लाए सरकार और फिर बाद में उसको अप्रूव कराए। जो जिस तरीके का हस्तक्षेप उन्होंने किया है उसके अंदर, उस परिस्थिति के उस केस के अंदर, जिन्होंने अपने आप को उसके अंदर इंसर्ट कर लिया है जबरदस्ती, तो उसके ऊपर जो है इन लोगों को लाना चाहिए और ये काम बोल्डली करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर ये मान लेंगे, ये इसको स्वीकार करते चले जाएंगे तो कभी रुकने वाला नहीं है। समस्या जानते हैं शुरू कहाँ हुई? बाकी सब तो पहले से चल रहा था, इन लोगों ने स्वीकार कर लिया इनके कॉलेजियम को। धीरे धीरे जो इन लोगों ने अपने टर्फ को छोड़ा है, विधायिका ने और कार्यपालिका ने जो अपनी जमीन को छोड़ते चले गए ये लोग, उसमें ये और भी जोश में आते चले गए और आगे बढ़ते चले गए। मोदी सरकार 2014 में जिस दिन उसका मोदी जी जो है जिस दिन अपना शपथ ग्रहण करने वाले थे, उसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, हफ्ते भर पहले, जस्टिस लोढ़ा ने एक सिट बनाई, सिट ऑन ब्लैक मनी, आपको याद होगा। उस सिट में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट, उसका जो एक
चेयरमैन जो है वो शाह साहब बनाए गए, जस्टिस शाह बनाए गए, और वो सिट जो है बड़ी हड़बड़ी में बनाई गई। और जैसे ये तय हो गया कि अभी लोग जीत के आने वाले हैं, तो उन्होंने उस सिट में एक इंसर्ट किया एक नाम, जस्टिस पसायत का, अरिजीत पसायत का। एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके जस्टिस लोढ़ा ने अरिजीत पसायत का नाम उसके अंदर जोड़ दिया, वो जानते हुए कि अरिजीत पसायत जो है बहुत नजदीक थे पुराना जो डिस्पेंसेशन था, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन था। अरिजीत पसायत ही जिम्मेदार थे एक से एक बढ़ के एक्सेप्शनल जजमेंट्स के लिए। अनूठे जजमेंट इनके आते थे जिनको कोई किसी दूसरी अदालत में, किसी दूसरे हाई कोर्ट में, निचली अदालतों में कोई साइट नहीं कर सकता था। जब किसी निचली अदालतों में साइट किया गया तो उन अदालतों ने कह दिया कि साहब नहीं, वो एक वहीं के लिए है, एक विशेष परिस्थिति के लिए है, ये साइटेबल जजमेंट नहीं माना जा सकता। ऐसे एक्सेप्शनल जजमेंट्स की झड़ी लगा दी थी उन्होंने। पूरी न्यायपालिका का इतना इंटरफेरेंस केवल नरेंद्र मोदी को फिक्स करने के लिए सारा खेल खेल लिया गया। तो जो कुछ भी हुआ गुजरात को लेके, जिस प्रकार से जो है केसेस जो है अलग अलग प्रदेशों में ले जाके जो है केसेस किए गए और जबरदस्ती सजाएं सुनाई गई और सब कुछ किया गया, वो अरिजीत पसायत ने किया हुआ था। तो अरिजीत पसायत जो है उनको इन्होंने ले आकर उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। और उसको मुझे याद है कि लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि देखिए साहब, हम ब्लैक मनी के ऊपर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आया कि क्यों ये सब किया गया था। आप कहां से ब्लैक मनी के ऊपर कार्रवाई करेंगे जहां एक सिट बनाई गई है, इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ही कही जाती थी ना, वो सिट बनाई गई जिसमें सारे जज बैठे हुए हैं। तो मैंने उन दिनों लिखा कि भाई जब सारे जज बैठे हुए हैं, हाँ, ये लोग इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? जजों को कहां से इन्वेस्टिगेशन आता है? पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेट करता है, बाकी के लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जज इन्वेस्टिगेट थोड़ा ही करता है। इन्वेस्टिगेशन का काम तो दूसरों का है। तो पूरी तरह से जो ब्लैक मनी के विरोध में अगर इनको कुछ कार्य करना था तो उसको स्टॉल करने के लिए सारा खेल खेला गया था। आज तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उस सिट का कोई रिपोर्ट नहीं आया कि कितनी ब्लैक मनी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सिट, जिसके अंदर वाइस चेयरमैन जो है अरिजीत पसायत बना के बिठाए गए थे, उसने क्या किया क्या नहीं किया, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। तो वहां से जो इन्होंने सिलसिला शुरू हुआ, इसके बाद इनको लगा धीरे 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 जैसे कि उंगली पकड़ के जो है वो आगे कोहनी तक पहुंचते गए और अब सर पे आके बैठ गए। तो ये परिस्थिति जो है, इसका कारण यही है कि सरकार ने स्वीकार करती गई ये सोच के कि हमें इन सारी संस्थाओं को बचा के रखना है। शुरू के दिनों में देख लीजिए वो जो कानून आया इनका एनजीएसी वाला जो इन्होंने बनाया, उसके ऊपर उसी समय इनको जो है रेजिस्ट करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। पार्लियामेंट के अंदर जो है एक स्पेशल सेशन बुला के जो कहना चाहिए नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इन्होंने चुपचाप उसको मान लिया। आज जो है 9 साल के बाद जब ये कहने के लिए जाते हैं उनसे कि साहब ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, ये सिस्टम होना चाहिए, हम उसमें अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, सब कुछ कर रहे हैं, तो आज सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे? आप तो आप जब कोई चीज ये मान के चलते हैं, कोई समस्या सामने है, उसको ये मान के चलते हैं कि उसको हम छोड़ देंगे तो शायद समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा, वो नहीं होने वाला है। तो जिस प्रकार के जजेस जिस समय बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाकी जगहों पे, जिस प्रकार के हमारे चीफ जस्टिस हैं जो बिल्कुल डेफिनेट एजेंडा लेके चल रहे हैं, उस एजेंडा को उन्होंने ढकाया छुपाया नहीं है, उस एजेंडा को हर मंच पे उन्होंने बार बार रिपीट किया है। और वो एजेंडा जो है, जो लास्ट जो उनका बड़ा मंच जिसके ऊपर जाके इन्होंने बोला था, वो था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का मंच। और उस मंच पे जो उनका भाषण है, उस भाषण को पढ़िएगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम जुडिशरी विल होल्ड अगेंस्ट द स्टेट। कैन यू इमेजिन? The Chief Justice of India is saying that judiciary is going to hold against the state without realizing that the judiciary is part of the state. Judiciary is the instrument of the state. It is not separate from the state. The way executive is an instrument of the state, Vidhayika is, the legislature is instrument of the state, judiciary is also part of the state. It's the responsibility of the state to provide justice to the citizens of the state. That's why, judiciary has been created. And today justice says that we are holding against the state. Can you imagine?
वो तो ऑपोजिशन काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उनको ऑपोजिशन का काम करना है। इस तरह के भाषा का इस्तेमाल अगर मार्क्सवादी करें, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है अगर वो माओइस्ट करें तो ये समझ में भी आता है, लेकिन ये स्टेट स्टेट करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने, बड़ा इंटरेस्टिंग कहा उन्होंने कि हमें तो सोसाइटी के फ्यूचर को एनविजन करना है। कल्पना करिए, इस सोसाइटी का फ्यूचर भी एनविजन कर रहे हैं जुडिशरी में बैठ के, न्यायपालिका में बैठ के। कैसे इस प्रकार के वक्तव्य दे सकता है कोई भी व्यक्ति, और वो भी पब्लिक फोरम से? ये मेरी समझ से बाहर है। ये गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता। कोई जज जिसके बाद मन में जिसकी थोड़ी भी समझ होगी इस तरह की बात कहेगा पब्लिक के सामने? तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम समाज को बदलना नहीं है। तुम नहीं बदल सकते हो समाज को, समाज अपने आप को बदलता है। समाज अपने आप को संविधान देता है, समाज अपने आप को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका देती है। ये समाज का काम है, और स्टेट भी समाज क्रिएट करता है, और तुम उस समाज के द्वारा बनाए गए राज्य को चैलेंज कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो। कह रहे हो कि जुडिशरी जो है वो चुनौती दे रही है, खड़ी है राज्य के सामने, जिस राज्य का तुम हिस्सा हो, जो राज्य तुमको अपॉइंटमेंट कर देता है, जिस राज्य का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति जो है तुमको शपथ दिलाता है, और तुम उस राज्य के विरोध में खड़े हो। अगर तुम कहते कि कार्यपालिका के विरोध में खड़े हो, तुम कहते थे कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के विरोध में खड़े हो, तो समझ में भी आता। तो अब कौन बताएगा इसको, इस निरंकुश अब न्यायपालिका को कौन सही रास्ते पे लाएगा? तो देश समझ सही रास्ते पे लाएगा, समाज सही रास्ते पे लाएगा, और जनता सही रास्ते पे लाएगी। तो जनता ने चुना इस सरकार को कि सरकार सही रास्ते पे लाए। इस प्रकार की स्थिति अगर कहीं क्रिएट करने का कोई प्रयास कर रहा है तो कहीं ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये नहीं स्वीकार है, पूछना पड़ेगा इनसे कि तुम कैसे बोल सकते हो इस तरह की बात। तो अब क्या किया जाए? और हम लोगों ने तो वोट दिया, लोगों को कहा कि आप सत्ता में बैठ गए हो, अब ठीक करो इसको। तो यहां तो कोई बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है, और किरण रिजिजू की क्षमता नहीं है कि वो कुछ कह पाए उसको। तो कम से कम जो पुराने जजेस हैं, कम से कम जो जूरिस्ट हैं, वो एक साथ आए और एक आवाज उठाएं कि साहब ये क्या हो रहा है। जी, वो तो स्थिति वो बन गई है ना जो तुलसीदास जी ने लिखा था, नारद जी ने कहा था भगवान विष्णु को, वो क्या कि आवहि मनहि करहि सो तोई, वो करहु तुम सोई, आवहि मनहि करहु तुम सोई, और परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो भाई सिर पर कोई वाला जब ये स्थिति आ जाती है, जब ये कहेगा कि हम परम स्वतंत्र हैं, हमारे जो होगी वो मनमानी करेंगे, अब वो मनमानी वाली स्थिति आ गई है। वो तो सबको फिक्स कर रहे हैं, वो तो समाज को भी फिक्स कर रहे हैं, वो तो राज्य को भी फिक्स कर रहे हैं, वो तो पार्टियों को भी फिक्स कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को भी फिक्स कर रहे हैं, आपको भी फिक्स कर रहे हैं, हमको भी फिक्स कर रहे हैं। सबके ऊपर अपनी अपनी जो है जो ओपिनियन उनकी बनी हुई है वो दे रहे हैं, जबकि ये बहुत पुराना एक ये जुडिशरी का ही जजमेंट है, और वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है। अभी ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है उसका, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जजमेंट है 1886 का, और उसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ, यही सुप्रीम कोर्ट ने इसी ने स्वयं ने माना हुआ है, और वो कहते हैं कि साहब डिस्क्रिशन इज नॉट प्राइवेट ओपिनियन। जिसको जुडिशियल डिस्क्रिशन बोलते हैं वो प्राइवेट ओपिनियन नहीं है, लेकिन आज तो वह पूरी तरह से प्राइवेट ओपिनियन ही हो गया, ऐसा ही लगता है। और सही पूछे तो मैं तो बड़ा हेल्पलेस सा फील कर रहा हूँ कि भाई कोई भी जो है इंस्ट्रूमेंटालिटी इसके विरोध में एक शब्द बोल नहीं रही है, और ये पूरा एक प्रयोग हो रहा है। अभी ये प्रयोग जो है, अभी तो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये हम केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में कह रहे हैं, लेकिन जो बातें हो रही हैं जिस तरह की कि साहब बायोलॉजिकल मैन वुमन कुछ होता नहीं है, तो कॉन्सेप्ट होता है, और जिसके लिए जब लोग मजाक उड़ा रहे हैं तब ये कहते हैं कि भाई ट्रॉल्स हैं वो लोग। वो ट्रॉल्स नहीं हैं, वो आपसे अधिक समझ रखते हैं कई अर्थों में। ये ट्रॉल्स के ऊपर जो है कोर्ट के अंदर चर्चा कर देते हैं, उनके बारे में बोल देते हैं, फिर कहते हैं कि साहब हम तो ट्विटर फॉलो नहीं करते हैं। ट्विटर नहीं फॉलो कर रहे हो तो ट्रॉल्स तुम्हें कहाँ नजर आ रहे हैं? तो सब तुम्हें पता है, कहीं ना कहीं से तुमको भी फीडबैक मिल रहा है, और बिना उस फीडबैक के तुम इस तरह की बातें नहीं करते। वहां उसी कॉन्क्लेव का मैं फिर उदाहरण दूंगा,
और उस कॉन्क्लेव के ऊपर जो है अगर मान लीजिए मैं कुछ कह रहा हूँ उसके ऊपर कोई टिप्पणी कह रहा हूँ तो पता नहीं उसमें उसके ऊपर तो संभवतः अवमानना का कोई नोटिस मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन आपने उस कॉन्क्लेव में वो खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ट्विटर नहीं देखता, लेकिन उसी कॉन्क्लेव में उनको पता है, पहले से तैयारी करके पूरा नोट लेके आए थे ये बताने के लिए कि साहब हम लोग छुट्टी पे तो जाते हैं लेकिन अमेरिका में लोग इतने दिन छुट्टी करते हैं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज और सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के जज इतने दिन की छुट्टी रखते हैं, हमारे यहाँ तो साहब इससे भी कम है। ये उसमें आर्गुमेंट लेके आए हुए थे, तो सब कुछ तैयारी करके वो जाते हैं रिबट करने के लिए, जवाब देने के लिए कि साहब हम डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को। तो बिना उन ट्रोल्स की बात सुने थोड़ी डिफेंड कर रहे होते वहां। तो हर जगह जो है आप जान रहे हैं कि समाज के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आप अपना एजेंडा चलाने को उतारू हैं। आप जो है सब कुछ जो है इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो चुपचाप सब कुछ सह लेगी, इसलिए इसको और भी सहने के लिए विवश करो। अब देखें कितनी सहन शक्ति है, मोदी जी की सहन शक्ति तो बहुत ज्यादा है, असीमित है, अपरिमित है। तो अब उस किस हद तक सहन करेंगे जब तक कि सब बंटाधार न हो। ये जो बात इन्होंने कही है कि हम संविधान की जो मूल व्याख्या है उससे हम बंधे हुए नहीं है, इसका मतलब तो कुछ भी कर सकते हैं। कल को ये कह सकते हैं कि भाई अब चीफ जस्टिस जो है वो ही प्रधानमंत्री के कार्य भी करेगा, प्रधानमंत्री उसके निर्देशों में काम करेगा, कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो कोई सीमा रही नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑलरेडी ये आर्मी को डायरेक्शन देते हैं कि भाई आप इस तरह से आपके जो है वो कॉम्बैट फॉर्मेशन इस तरह की होगी, इतनी महिलाएं रखो, इतने पुरुष रखो, इस तरह के निर्देश पहले से ही आ रहे हैं। और तो और आप देखिए अभी और जो समाज के लिए जो महत्वपूर्ण बहुत सारे जो हैं मुकदमे इनके पास पेंडिंग है, उसमें ये क्या-क्या नहीं करके बिल्कुल समाज को तो तहस-नहस कर देंगे ये। अभी मैरिटल रेप वाला इनके पास पेंडिंग है। और ये लेफ्टिस्ट जो हैं वो इस समय इनके लिए तो स्वर्णिम काल है। बिल्कुल। वो जो है कि साहब कोई सिस्टम तो हमारा है, तो सिस्टम से हमारा तो इस जो समय देख रहे हैं हम, इससे अच्छा तो उनके लिए कोई सिस्टम हो ही नहीं सकता। जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं। और सिस्टम में जो पक्षपात है इनका वो भी स्पष्ट नजर आता है। किसी को ट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो व्यवहार है वो स्पष्ट नजर आता है। एक तरफ जो है आप विशेष रूप से बड़ी हड़बड़ी में अब सेशन अपना बुला लेते हैं, बैठ जाते हैं जज लोग जुबेर के केस में फैसला करने के लिए। वहीं दूसरे केसेस में उल्टी सीधी टिप्पणियां और एक जो बिहार के जो पत्रकार हैं, वीडियो पत्रकार हैं, उनके केस में अब कश्यप के केस में लटकाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब अगर कोई कोर्सिव मेजर भी लिया जा रहा है तो उसके ऊपर भी हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। यहां तक कह दे रहे हैं वहां उसके अंदर। और वहां जुबेर के लिए तो उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया, उसको उन्होंने इम्यूनिटी दे दी कि कुछ भी करे वो इम्यून है। आज फिर भी उल्टे सीधे काम कर रहा है, लोगों के जीवन खतरे में डाल रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं कि केस करो केस करो। सरकारें और पुलिस के लोग केस करने से डर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये व्यक्ति इंटरवीन करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब उस केस को एक कोई वकील जाके खड़ा हो जाता है, कॉलिन गोंसाल्विस जैसा खड़ा हो जाता है और फटाक से उस केस को लेके उसके ऊपर एडजुडिकेट करते हैं, उसको स्टे ग्रांट कर देते हैं, तो जानती है सारी पुलिस जानती है, कार्यपालिका जानती है, सब जानती है कि कुछ हो नहीं पाएगा, इसीलिए उसके हाथों को बांध रहे हैं। तो कैसे संभालेंगे इस देश को, कैसे कार्यपालिका संभालेगी अगर जजेस जो है हर बात में इंटरवीन करें? एक कोई जजमेंट नहीं है, एक कोई फैसला, एक कोई कानून जिसको पास किया है, एक कोई निर्णय लिया हो इस भारत सरकार ने और उस निर्णय के ऊपर कोर्ट के अंदर एडजुडिकेशन प्रोसेस न शुरू हो गया हो। ये अनप्रेसिडेंटेड है कि हर निर्णय सरकार का उसको क्वेश्चन किया जा रहा है कोर्ट के अंदर और ये स्वीकार कर ले रहे हैं पीआईएल के नाम। और सब देख रहे हैं स्पष्ट रूप से कि कौन से वकील हैं, जब वो जाके वहां खड़े होते हैं तो अचानक जो है मतलब कि न्यायपालिका के कान भी खड़े हो जाते हैं और तुरंत न्यायपालिका जो है हरकत में आ जाती है। लोग ये भी देख रहे हैं, हम लोग अंधे नहीं है ना, हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से क्या हो रहा है वहां पे। वो पक्षपात दिखाई दे रहा है, आपके एक्सेप्शनल निर्णय दिखाई दे रहे हैं कि आपने एक निर्णय एक किसी केस के अंदर लिया, वही निर्णय दूसरे केस में नहीं लागू हो रहा है। अलग अलग निर्णय उसी जुडिशरी में, अलग अलग बेंचेस अलग अलग निर्णय ले रहे हैं। वो तो छोड़िए, उसी बेंच में अलग अलग निर्णय जो है, उसी बेंच ने अगर किसी उसी तरह के विषय पे एक निर्णय लिया होगा, दूसरी बार अगर वैसे ही कोई बेंच बैठ रही है वो दूसरा निर्णय ले रही है। तो इस तरह की इनकंसिस्टेंसी कभी किसी भी हाईएस्ट जुडिशरी में कभी रही ही नहीं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का हो या कहीं का भी सुप्रीम कोर्ट हो। ऐसी इनकंसिस्टेंसी
जहां आपको नजीर स्थापित करना है, आपका एक जजमेंट नजीर के काबिल नहीं है। एक एक्सेप्शनल, हर जजमेंट एक्सेप्शनल है आपका। और दावा अगर कोई एक जज ये कहने लगे मैं समाज बदलने के लिए मैं आया हूं, तो विचित्र है। इतना बड़ा काम, वो तो ईश्वरीय तत्व तो आप हो गए बिल्कुल सही में। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये तो हमारी जो प्रक्रिया, उसी मैं भाषण के ऊपर ही बात कर रहा हूं, उस भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि नहीं साहब, ये तो हमारा कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है, उसलिए ये सब चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अरे कॉलोनियल सिस्टम चल रहा है तो आप ही तो उसको चला रहे हैं। कॉलोनियल सिस्टम का तो सबसे बड़ा प्रतिरूप हमारी जुडिशरी ही है। बिल्कुल ही है, वो सबसे बड़ा वही तो बची हुई है। आप तो नाम भी नहीं बदल सकते। इलाहाबाद का नाम बदल जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, बॉम्बे का नाम बदल के मुंबई हो जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट का नाम जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ही रहेगा, प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट ही रहेगा वो, और सुप्रीम कोर्ट रहेगा। अंग्रेजी तो आप ही चला रहे हैं। आप ही के, आप कहते हैं कि हम भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं सारे जजमेंट्स का, जितने भी जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के हुए हैं। क्या करके करेंगे उस अनुवाद को आप? जबकि कहीं किसी जगह पे जो आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि अंग्रेजी जो है उसको हम छोड़ेंगे, वहां पे छोड़िए अंग्रेजी को, हिम्मत है तो क्यों नहीं करते? उसके ऊपर रोक लगाइए। अनुवाद कराने से काम नहीं होने वाला है। आपके बोलचाल का तरीका, आपकी सोच का तरीका, वो अभी तक तो वही है बिल्कुल। तो फिर जब वो है तो फिर कहां से आप किस चीज का सुधार करने वाले हैं? आप किसको सुधारने वाले हैं? केवल जनता को सुधारने वाले हैं। और बार बार इंसिस्टेंस इनका कि हम साहब छोटे केस भी ले रहे हैं, हम साहब बड़े केस भी ले रहे हैं। बड़े केस महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे केस भी महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा मखौल हाईएस्ट जुडिशरी का उड़ाया जा रहा है कि आप जो है बेल ग्रांट कर रहे हैं। तो जो छोटे केस लेने वाली अदालतें बनी, वो किस लिए बनी हैं? छोटे केस लेने वाली दुनिया भर की अदालतें हैं। आपका काम कॉन्स्टिट्यूशन को मैटर्स में जो है उसमें बना है। सब सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट का तौर तरीका यही होता है। अपीलेट कोर्ट है, फाइनल अपीलेट कोर्ट है। उसका क्या होगा? तो वो रोल कैसे आप फुलफिल करेंगे जबकि सारे केस जो है लोअर कोर्ट्स के केस जो है आप एजुकेट आप इसी स्टेज पर करने लगे, तो फिर अपील के लिए कहां कोई जाएगा? अब आपके ऊपर किसको ढूंढेगा आदमी अपील करने के लिए, जब आप जो है अपराधियों को जमानत देने लगे वहां बैठ के। इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है गोधरा कांड के अपराधियों को, अभियुक्तों को, जो अभियुक्त पुलिस की बड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से जो गिरफ्त में आए थे पुलिस की, और जो केस हो गया इनको उन्होंने जमानत दे दिया। अब पुलिस खोजती फिरेगी। अदालतों ने जिन लोगों को जमानतें दी हैं, इन्होंने देखा है क्या कि उन लोगों ने वापस आके जो बलात्कार किए हैं, जो हत्याएं की हैं, उसका अध्ययन किया है क्या इन्होंने? तो अपराध नियंत्रण कैसे होने वाला है? आप जो है अतीक अहमद, इस चर्चा को अब समाप्त करने का समय आ गया है, तो इसको यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि पूरा का पूरा अगर हम इनके सारे कार्यकलाप देखने लगेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। अभी तो हमें जो इन्होंने अपना जो वक्तव्य दिया है उसके बारे में ही बात कर रहे थे, और वो निश्चित रूप से गंभीर विषय है। गंभीर इतना है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, जो हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो स्पीकर्स हैं, कि इस देश को अब जजेस से बचाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट से बचाना पड़ेगा। बिल्कुल यहीं समाप्त करते हैं इसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।